अच्छा माशाल्लाह, आप हज करके आए, आपने कहा मैं हज करने चलना है, मैं कहा यार क्या रहे है की हुआ है? मैं वो शफीक भाई इस्लामाबाद से आ रहा था, सफ़र पे था, तो फ़ोन आया मुझे, एक अननोन, वैसे पिक कम ही होते हैं, अच्छा तो मैंने 2 दफ़ा काटे, फिर वो आया PTCL से था, तो उसने बंदे ने कहा मैं सऊदी एम्बेसी से बात कर रहा हूँ, अच्छा इताशी पता नहीं क्या वो तर्जुमान होते हैं, अच्छा तो अपना उन्होंने तारुफ करवाया। तो आपको जो है ना वो हज पर पाकिस्तान से 2 इन्फ्लुएंसर्स को सिलेक्ट किया, यू आर वन ऑफ देम। अच्छा, मैं समझा शायद कोई फेक कॉल होगी, मेरा क्या हाँ। इतना नसीब और वो। 50,000 रुपये दो। आओ। तो वो उसके बाद फिर उसको जब चेक किया वो बिल्कुल ठीक था, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब भी साथ जाएं। माशाल्लाह। तो वो मुझे कहते हैं आपके वालिद साहब तो इन्फ्लुएंसर नहीं है। हाँ, मैंने कहा वो नहीं है, लेकिन वो आप कर दें, मेरी ख्वाहिश है, तो अगर वो भी हो जाएंगे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, मुझे खुशी होगी। तो उन्होंने कहा यार वो वैसे क्राइटेरिया में तो नहीं है, तो चलें देखते हैं। तो वो मैं दोबारा ही इस्लामाबाद से वापस था, रास्ते में था, दोबारा फ़ोन आ गया, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अपने अब्बा जी का भी सेंड कर दें, लेकिन कन्फर्म नहीं है अच्छा कि वो जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के लिए। तो मैंने कहा यार अगर वो करना है तो आप कर दें, वरना जो है ना मेरी ज़्यादा खुशी अपने वालिद के साथ है हज करने में। तो उन्होंने कहा चले आप दे दें, देख लेते हैं। वो मैंने वो सेंड कर दिया। अच्छा, तो अब्बा जी इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, तो अब्बा जी का भी हो गया, मेरा भी हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उसके बाद सरकारी तौर पर दोबारा उन्होंने फिर उम्रे के लिए बुलाया, अच्छा फिर माशाल्लाह। वहाँ गया। और इससे पहले मैंने एक दफ़ा नियत की कि उम्रा करूँगा, वीज़े वगैरह लग गए, टिकट्स भी करवा ली, पता नहीं एंड टाइम पर मुझे क्या हुआ, मैंने कहा यार मतलब अपनी ये रूहानी सी बात होती है अंदर की, मैंने कहा यार किस मुंह से जाना है, छोड़ो। हाँ, और मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, मेरे टिकट्स भी चले गए। तो ये बड़ा डर लगता है हाँ, जाते बड़ा हैं। पता नहीं, बड़ा सांस भी बड़े अदब से लेना पड़ा। हाँ वो जगह ही ऐसी तो वो फिर कान पकड़ कर जब हाजिरी होनी होती है अल्लाह। वहां से, जब तो मुझे फिर बड़ी खुशी हुई, हाँ तो गया तो बड़ा मजा आया, तो लफ्जों में नहीं बयान हो सकता यार। मैं ये सुनता था कि जो एक दफा मदीना शरीफ होके आता ना, अल्लाह, वो बार बार उसका जाने को दिल करता है, वो आ नहीं सकता, अच्छा वही रह जाता। और वो मुझे अब ये लगता है कि ये बात, अब मैं देखें 3 दफा जा चुका हूँ और मैं 1 साल में गया हूँ, और अब फिर एक अजीब सी तबीयत मचलती है कि यार फिर चले जाए। तो अब फिर इंशाल्लाह को 10-15 दिन में है प्लान। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है भाई, एक दफा जो जाता है ना वो बार बार जाता है, तो बड़ा सुकून है। अच्छा यासिन, जैसे मक्का का अपना एक रोब है, अपने वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे दुनिया है वहाँ पे, कारोबार भी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात भी है, उसका घर है, अल्लाह की ज़ात तो हर जगह। उस शहर का अपना एक कल्चर है मक्का का, वहाँ पे इबादत के लिए फोकस होना थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाता? अच्छा वहाँ पे देखें, वहाँ पे गहमा गहमी है, हाँ, लेकिन उसके अंदर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात के साथ लिंक, हाँ वहाँ पे जलाल है, और हर बंदा जो है ना, कोई आपको कोई इधर जाता नजर आ रहा है, कोई इधर, बड़ी गहमा गहमी। मदीना शरीफ में जमाल है, उधर सुकून है, मतलब आप बैठे हैं ना, आप भीड़ में भी बैठे हैं और आप यूं सब्ज गुंबद की तरफ देख रहे हैं, तो आपको लगता है आप हैं और वो हैं बस, फिर इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, और हर बंदे का अपना अपना एक कनेक्शन है। तो इधर जो है फोकस ज्यादा है, मुझे लगता है, और उधर फोकस थोड़ा कम है, लेकिन उसका एक अपना जलाल है, इसके जलाल का मजा है, इसके जमाल का मजा है, तो दोनों के अपने अपने हैं। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, वहां पर थोड़ी गर्मी है, मतलब लेकिन उस गर्माइश के अंदर भी अल्लाह की जो है ना प्रोटेक्शन है इंसान को, कहीं तू आ गया हूँ, अब पनाह में आ गए, पनाह में आ गया अल्लाह के साथ। सरकार के पास जाए तो सरकार भी इधर उधर को मुंह करो, ऐसे उधर रुख उधर ही रखो, तो ये बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो दोनों जगहों के अपने अपने मजे हैं। अच्छा, उसमें मैं इसलिए ये जिक्र मैंने छेड़ा, एक आम तौर पे जितने दोस्त हैं वो जानते हैं कि एक मुहावरा सा मशहूर है कि आप जहाँ पे वहां पे जाके जो सोचे वो हो जाता है। हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो होता ही है। हाँ हुआ है, हर किसी के साथ होता है, हुआ है मेरे साथ, है ना? सोच रहे हैं कि ये करना, उसी टाइम हो जाता है। मतलब मैंने खजूरा खानी है, एकदम खजूरा अच्छा आ गई, पता नहीं की होता है, मैं ये समझ नहीं आती, वो हर किसी के साथ होता है। मतलब मैंने जो दुआ मांगी ना,
मतलब मेरे ख्याल में थी, वो मेरी जुबान पर नहीं आई। बस यही ना, ख्याल ही तो कबूल होते हैं, वो ख्याल भी कबूल है उधर। और मेरे जो ख्याल में आया ना, वो फिर उसका प्रैक्टिकल भी ये आपके सामने आता है। तो बड़ी बारगाह है सर, उधर से नहीं आना तो फिर कहाँ से आना। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहुत बड़ी जगह है वो। मुझे लगता है कि शायद नौजवानों को नौजवानी में, मैं तो हुण बुढ़ा हो गया उस्ताद जी, आखिरी टाइम दी रो हर किसी ने जवाब दे दिता थे जाके लल्ला वाली साइड है, लेकिन जवानी में जाना चाहिए इंसान। हाँ, वो हज जवानी का मजा है सर, बड़ा मजा है, बड़ी अच्छी सादत है, बहुत मजा है। और ये अल्लाह ताला का करम है माशाल्लाह, वरना बंदे की क्या हैसियत है, क्या औकात है, बहुत मजा है। अच्छा, अल्लाह अकबर। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में क्या प्लान है अभी? कोई प्लान नहीं है भाई मेरा, पहले भी नहीं सी। मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ, आपको तो पता है, देखें आप शुरू से मुझे जानते हैं, मैंने कोई प्लान नहीं किए, ना मुझे प्लान करने आते हैं। मैंने कोई प्लान किया ना, मेरा प्लान खराब ही हुआ है। ये भी मैं आपको बताऊं, मतलब मैंने कोई प्लान किया ना यार मैं यूं करूंगा, वो देखना ही वो मेरा प्लान खराब हो जाता है। अब मैंने गो विद फ्लो चलना जो है ना वो शुरू किया हुआ है, और शुरू बस वो जिधर ले जाएगा ठीक है, अपना कोई प्लान नहीं है भाई। प्लान आप भी ना करें, आपको भी मैं बता रहा हूँ, जो होना है वो उसी से ही होना है। आपके इख्तियार में नीयत है, आप अच्छी नीयत रखें, जो आप काम कर रहे हैं खुश असलूबी से करें और मेहनत से करें। बाकी फिर वो जो मालिक जो है ना, वो उसको फल फूल खुद ही लगा देता है। आप माली हैं, आप पानी देते रहे, वो कब उसने सरसब्ज करना है, कब खिज़ां आनी है, कब बहार आनी है, ये उस पर छोड़ दें, ये क्योंकि उसी के नतीजे हैं, आपका नहीं है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान इस वक्त हैं, इस टाइम टीनेजर्स हैं या फिर यही दौर के लोग जो अभी आ रहे हैं, आपके ख्याल में इनका स्टेटस, जो मेरी जनरेशन 50 साल वाले लोग हैं या 40 साल वाले, इनकी मेंटालिटी और इनकी मेंटालिटी के अंदर जो डिफरेंस है, ये कभी खला पूरा हो सकेगा? नहीं, ये नहीं खला है भी कि नहीं है? खला बहुत बड़ा है। देखें आप अगर ये देखें ना, जो आप लोग थे, जो आपकी पोत है, नहीं आप लोग जो हैं और जो हम लोगों की पोत है, उसमें जो मेन डिफरेंस है ना, वो है बड़ा अदब का, तरबियत का। मतलब शायद मुझे नहीं पता ये बाकी यंगस्टर्स के साथ यूं होता है या नहीं होता। मैं अगर फॉर एग्जांपल बाहर किसी से लड़के आता था तो घर में आके मैं बताता नहीं था अपने वालिदैन को कि वो घर से बीमार ही पड़नी है, कि तुम क्यों बाहर लेने गए। अब की जनरेशन में कोई बंदा घर आके कहे ना कि मुझे टीचर ने मारा है, तो वो माँ है उसका बाप वो लड़ना चले जाते हैं स्कूल में और उनका सर फाड़ देते हैं, ये तुमने क्या किया। तो वो जो एक तरबियत का फुकदान है ना, वो अब तरबियत नहीं है, जिसकी वजह से जो तरबियत होती है ना वो खला को पूरा करती है, वो तरबियत है ही नहीं। अब आप लोग या हम लोग, मैंने तो बहुत क्रिकेट भी खेला है, मैंने बहुत फुटबॉल खेला है, गुल्ली डंडे और ये पिट्ठू गोल गरम, स्टापू, कैंचे, सारे मार भी बड़ी पड़ी है। गेमों में भी जाते थे, स्नूकर में भी जाते थे, बिलियर्ड खेलते थे, तो वालदा वहां से भी मारती भी लेकर आते थे। लेकिन अब ये देखें कि वो फिर भी एक फिजिकल एक्टिविटीज थी, आपके माइंड चलते थे। यार बच्चे मोबाइल फाड़ के अंजी बैठे भाईजान, अब वो ब्लिपी और वो रेचल और ये जो यूट्यूब पर अब निकलते ही नहीं है लोग, वो हेल्दी एक्टिविटीज ही नहीं है, और बच्चे खाना ही नहीं खाते वो जब तक इनके सामने ये लगाई ना जाए चीजें। तो फिर हम लोग खाना खाते थे तो हमें बताते थे नहीं मुंह बंद करके खाना है, ये आवाज नहीं आनी चाहिए, आपके जबड़े जब आपस में बजते हैं उनकी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब वो आपके एक हाथ में मोबाइल है, दूसरी हाथ से आप खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। तो ये मेरा ख्याल है ओवरऑल जो एक मैनरिज्म की गेम है ना, वो उससे हम बड़े दूर चले गए हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है इसका, अनफॉर्चुनेटली। यार इसका इस्तेमाल नहीं किया ना मैनर्स के लिए। ये एटम बॉम्ब है। नहीं इनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ चीजें इन्फॉर्मेशन सी, हमारा काउंटर नैरेटिव तो था ही नहीं इसमें, बिल्कुल है ना। अब यही है ना कि तरबियत हमने डाली नहीं इसमें। अब ये आपके पास है, आपने क्या भी सुनाई जाते हैं। अब आपने इसमें अच्छी चीज देखनी है या आपने इसमें बुरी चीज देखनी है, या आप पे डिपेंड है। ये चॉइस आपकी है, तो इसने आपको चॉइस दे दी है, अब आपका क्या दिल कर रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा एक गल है, अब बड़ी खुल के गल है, मेरी जनरेशन में ना शैम्पू की बोतल के ऊपर भी जो तस्वीर बनी होती थी ना डेमसी लड़की की, वो भी मुंडिया ने जेब च पाई होंदी सी। क्यों? रोमांटिक रोमांस समझे थे। अच्छा, तन्हाई की साथी। हाँ ठीक है। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ए वाला क्रेज या ये वाली इमेजिनेशन नहीं है, फैंटेसी या फिर क्रिएशन ऑफ सम रोमांटिसिज्म में नहीं गए वो लोग। रोमांटिसिज्म की टूल्स शायद डिफरेंट हो गए। सही सर, वो एक्चुअली देखे ना, वो हुस्न कहते हैं पर्दे में बड़ा अच्छा लगता है, लंबी जुल्फे हैं और वो जो शैम्पू की बोतल पे आप जो बता रहे हैं वो नहीं होती थी, तो वो एक आप खुद फिर इमेजिनेशन या फैंटेसीज में जाते हैं। अब आपके सामने भाईजान आप ये खोले मोबाइल, टिकटॉक लगा लें, कुछ भी लगा लें, सारा कुछ वो ओपन है। वो जब ओपन है तो वो फिर वो जो हुस्न एक पर्दे में अच्छा लगता है वो तो खत्म हो गया। तो क्या मेंटली रिलैक्स नहीं होगी जनरेशन ये वाली? सर ये नहीं, हमारी जनरेशन बड़ी स्ट्रेस में होती थी भाई। सर मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है उस्ताद जी, मैं तो गल फ्रस्ट्रेशन अभी ज्यादा है मेरे ख्याल है ना, वैसे माजर के साथ मेरी जनरेशन में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। सर मैं ये समझता हूँ आपकी जनरेशन में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। उसकी रीजन ये है, देखिए अब की, हाँ अब वो क्योंकि आपने उतना प्रेशराइज कर दिया वो यार की प्रेशर है। आप दुबई जाए, दुबई भी एक इस्लामिक स्टेट है ना, वहां पे क्लबिंग ऑन है, ऐसे ही है। आपको वहां पर रात को 2 बजे भी कोई लड़की ड्रंक बाइट नजर आए ना तो उसको कुछ छेड़ता नहीं है, ठीक है, कानून उन्होंने बनाया है। लेकिन उधर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, जिसका जो दिल करता है स्पेसिफिक एक जगह बनाइए, आप वहां पर जाएं और वहां पर जाके कर लें। यहाँ पर क्या है, यहाँ कानून है जी, इत्थे सांडे दे तेल दी बोतलां रख के कसमे खुदा दी मजमा ला के ना ते वो एक किताब फड़ी हुंदी सी बाबे ने, मैं तुहानू दसना थोड़ी देर बाद, उस तो पहले 2.5 घंटे वो गुफ्तगू करदा रहना, सारे इंज खलोते ने सेंटर मारे स्कूल दे मुंडे, सीरियसली, और एंड में कुछ भी नहीं होता था। तो बस सर मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए ना, और देखें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ज्यादा आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, तो यूथ के लिए ना एंटरटेनमेंट के कोई पॉइंट्स नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इनकी एंटरटेनमेंट, फिजिकल स्पोर्ट होनी चाहिए, देखिए इनकी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी आप करें जरूर, ताकि ये लोग कहीं फोकस हो, इनकी फ्रस्ट्रेशंस खत्म हो। आपके दौर में यूथ की वो रेशो नहीं थी जो आज है, और आपके दौर की जो यूथ थी वो बड़ी समझदार, पढ़ी लिखी, सोबर थी। अब की जो यूथ है वो बड़ी बदतमीज भी है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ 5-10% ही घरों के नौजवान अच्छे हैं जिनको ये रख रखाव चीजों का पता है, बाकी 90% जो है वो भेड़चाल ही है, आपके सामने है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए जो है ना, इस हुकूमत को भी कुछ इनकी एंटरटेनमेंट का सोचना चाहिए। वो एंटरटेनमेंट सिर्फ ये गाना बजाना ही नहीं है, वो एक इन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स भी हो सकती है, वो इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन भी हो सकती है। नौकरियां नहीं है किसी के पास, हर बंदा जो है, आप देखें कि पुलिस को गालियां देता है हर बंदा। आज पुलिस की 300 कांस्टेबल्स की वो भर्ती आ जाए ना, तो सर तकरीबन 6 लाख दरखास्तें गई, बिल्कुल ऐसी, समझ रहे हैं। तो उन 6 लाख में से भी वो 300 सिफारशी भर्ती होते हैं, तो ये बाकी जो लोग हैं ना, जो मेरिट पर भी होते हैं, उनमें भी फ्रस्ट्रेशन आती है। तो ये फ्रस्ट्रेशंस की भी बहुत सी इकसाम है। आपको लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है, ये हमारी जो यूथ है इसको डील कर लेगी, फ्यूचर को बड़ा अच्छा डील कर सकती है। आप देखें दुनिया में जिन जिन कौमों की यूथ रेशोज ज्यादा है, उन लोगों ने उनको अपनी एक स्ट्रेंथ बनाया और तरक्की की है। यार जापान में जैसे या मुख्तलिफ मुल्कों में, जापान में तो बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे ना, तो वहां पे तो वो टाइम ही नहीं है, बच्चा क्यों पैदा करना। हाँ, तो फिर एक वक्त आएगा कि वो जनरेशन कहाँ जाएगी। अब ये चैलेंज आ गया, 40-50 साल बाद कहाँ जाएगी वो जनरेशन, होगी नहीं उनकी यूथ की। जर्मनी में भी डी पॉपुलेशन होगी, यूरोप में बहुत। तो यहाँ पे तो सर देखें, आपका कोविड आता है तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे 10 साल लोड शेडिंग रही है, उन 10 सालों में इतनी आबादी पाकिस्तान की बढ़ी है। अच्छा, वहां पे लाइट नहीं जाती ना जापान में। नहीं, लाइट वाली बात तो मैंने लाइटर नोट पे कह दी है, लेकिन ये बड़ा ताल्लुक है अंधेरे का जो है ना आबादी के साथ। अच्छा, यानी ये अंधेरे में रखा हुआ उन्होंने अपनी होम को लाइटें जला के। लोड शेडिंग करने वालों बात तो है सादी, जैसे जैसे बढ़ेगा अंधेरा वैसे वैसे बढ़ेगी आबादी। वाह वाह, तो ये है। पॉडकास्ट के हवाले से बहुत सारे चैनल डेवलप हो गए। पर्सनल सहाफ़ी जो है हमारे बहुत मोतबर, उन्होंने पॉडकास्ट को एक फॉर्मेट बना दिया। कभी जब उनकी रेटिंग नीचे जाने लगती है, वही जो टूल यूज़ करते हैं कि मजहबी किसी पर्सनालिटी के साथ पॉडकास्ट कर लें, फिर वो रेज कर लेंगे, व्यूज़ रेज कर लेंगे, ऑडियंस एंगेज कर लेंगे, या फिर यहाँ से थोड़ा सा होगा, फिर किसी कमर्शियल या फिर शोबिस के बंदे को बुला लेंगे। तो ये वाले जो ट्रेंड सेटिंग वाले पॉडकास्ट हो रहे हैं या अर्निंग वाले हो रहे हैं,
एक स्टेज पे आके ये रुक नहीं जाएंगे कहीं पे जाके? सर ये यूं ही होता है असल में ना, ये जितने भी कंटेंट है ना तो खत्म हो जाएगा। ये जितने भी आइंस्टाइन और न्यूटन फेसबुक के नाम ने हाथ बने हुए हैं ना, ये यूट्यूब के, हमने तो कभी ये इस बारे में बात नहीं की। हम तो कहते हैं कि अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। यहाँ पे जिस बंदे के 1 बिलियन व्यूज आ जाए ना, वो समझता है कि पता नहीं मैंने उससे जी मुझे लोकी बन जाते हैं, पता नहीं मैंने क्या कर लिया, मैं एक्सपर्ट बन गया। सर सोशल मीडिया पर हमें 10-12 साल काम करते हुए हो गए। सोशल मीडिया एक वर्सेटैलिटी का नाम है, डाइवर्सिटी का नाम है। आप 3 दिन 3 उलमाए कराम के इंटरव्यूज करना शुरू कर दें, चौथे दिन आपको किसी ने भी नहीं देखना। आप 3 दिन आप किसी भी एक खास एजेंडे पर काम करना शुरू कर दें, चौथी वीडियो आपकी किसी ने नहीं देखनी। भाई ये वर्सेटैलिटी है, आपने हर दिन कुछ नया देना है और फिर उसके अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए। फिर आप 10-12 सालों में, अब आज भी हम देखें, जो हम 10 साल पहले भी वीडियोस करते थे तो मिलियंस में व्यूज थे, आज भी मिलियंस में व्यूज हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि मैं कोई यासर शामी हूं, नहीं, हमने अपने कंटेंट में डाइवर्सिटी रखी है। तो मैं ये हर बंदे को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक बंदे का जब 5 मिलियन में व्यूज जाते हैं ना, तो वो कहता है बस अब तो मैं टारगेट ओरिएंटेड काम करता हूँ, ये बाकी सारे उलमाए कराम को भी मैंने पकड़ना है और इनकी भी मैंने जो है ना पॉडकास्ट करनी है और उल्टे सीधे इनसे सवाल करना है। आप देखें वो दूसरे तीसरे पॉडकास्ट में लोग उनको देखते भी नहीं। वर्सेटैलिटी, आप कभी प्रैंक कर रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट की वीडियो कर रहे हैं, आप क्राइम की वीडियो कर रहे हैं, आप कुछ सोशल स्टोरी कर रहे हैं, आप कोई इमोशनल स्टोरी कर रहे हैं, फिर आप उसके बाद मतलब कोई खेल की वीडियो कर दी, फिर आपने कुछ तंजो मजाक के रील बना दी, कुछ शॉर्ट्स बना दिए, मतलब इतनी ज्यादा आपके पास खेलने की वो है ना कि आप बीट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे, सारी डोमेन ही आपकी, आपने उस तरीके से काम करना है। अब मैंने यहाँ पर ये भी देखा, जिन लोगों को मैं 2 साल पहले तक टीवी पर या सोशल मीडिया पर देखा नहीं था, वो बता रहे होते हैं कि जी सोशल मीडिया पर अर्निंग कैसे होती है, मोनेटाइजेशन इसकी कैसे ऑन होती है। तो ये सारे फ्रॉडी हैं। हाँ, इन सब फ्रॉडियों से बच के रहें। सोशल मीडिया एक फेक दुनिया का नाम है। आप अपनी दुनिया बनाएं, जो आप रियल टाइम अपने घरों में जिंदगियां जी रहे हैं ना, वो बहुत मजेदार जिंदगियां हैं। ये सोशल मीडिया की जिंदगियां सिर्फ ये चमकती हुई लाइटें, ये बंद होती हैं तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। आपकी जिंदगियां हम लोगों से ज्यादा अच्छी हैं, तो ये इन लोगों की वजह से अपनी जिंदगियों को खराब ना करें। फेक जिंदगी है सोशल मीडिया, एक फेक जिंदगी, यही लाइन था अपने, फेक जिंदगी है सोशल यार, बाकी ऐसा नहीं है। लेकिन यार एक जैसे, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी रियल जिंदगियां चेंज भी तो हुई है ना यार। सर अगर इन दोनों का रेशोज देखी जाए ना, तो ज्यादा खराब हुई है। हमने ये देखना है ना कि पानी का गिलास भरा हुआ है या आधा खाली है। इसमें अगर हमने जिंदगी खराब होने और जिंदगी बचाने की बात है, तो जो जिंदगियां ज्यादा खराब हुई हैं हमने उस पर बात कर रहे हैं। ऐसे आपने जैसे मैं प्यार देगा, लेकिन मैं ना रिस्पेक्ट बड़ी करता हूँ आपकी एक लिहाज से, अल्लाह आपको जिंदगी से दे। यार आज से गल ना पाई सी। वो जो करेक्टर था ऐनक वाला जिन, हाँ, बिल बतौड़ी साइफा नहीं, उनका असल नाम क्या था? कलसूम था। नहीं, मेरे ज़हन से निकल गया, अगर आता है जहान आरा कुछ ऐसे, जहान आरा, हाँ जहां आरा कुछ इस तरह से नाम था ना, आरा कुछ था, है ना? हाँ इस तरह से था यार। उनकी इंटरव्यू से उनकी जिंदगी 90 के एंगल पे चेंज हो गई। घर मिल गया उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो रिक्शे पे एक साथ जो लोगों को लेके जाते थे, मैंने वो देखा है। और आपके काम की खूबसूरती ये थी कि आप मिसाल के तौर पे अगर किसी को भी फाइंड कर रहे हैं ना ऐसा चैरिटेबल काम या जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तो आप उसका डायरेक्ट बैंक अकाउंट देते थे, फोन नंबर देते थे, लोग जाने और वो जाने, मतलब हमारा उसमें क्या है। और एक दिन बैठ के हम लोग यही देख रहे थे, ये तो अरबों रुपए से ज्यादा चैरिटी है, अरबों रुपए। आप ये देखें, ये लम्हा फिक्री है ना, हमारी रमजान ट्रांसमिशंस होती हैं, हाँ, या हमारे चैरिटी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें कोई बंदा अगर किसी की हेल्प आउट करता है ना, तो ये उनके नंबर नहीं देते, उनके अकाउंट नंबर नहीं देते, ये अपने देते हैं। और अपने अपनी कमीशनें रखते हैं, अपने पैसे रखते हैं, उसके बाद फिर उस बंदे तक पहुंचाते हैं। भाई अगर आपने खालिस्तान के अल्लाह के लिए काम कर ही दिया है, तो जिस बंदा तो उसका बैंक अकाउंट नंबर या उसका नंबर कम से कम दे दें, वो जाने और वो लोग जाने, उसको 10 रुपए आए, उसको 10 लाख आए, उसको 10 करोड़ आए, वो उसका है, होना यूं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो दुकानें खुली हुई हैं ये सारी, और हम ये ट्रेंड सेटर हैं इस चीज के, और इसमें मैं क्रेडिट उस्मान शानी साहब को देना चाहता हूँ। क्या बात, उनका मैंने उनको कहा कि सर इनके नंबर देने हैं,
उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है यार मदद होनी चाहिए। क्यों, हमारा कोई मकसद ही नहीं है कि अल्लाह माफ करे, हमने कोई इन लोगों के पैसे खाने। सिचुएशन को सामने ले, अब लोग सिचुएशन को सामने रख दिया भाई, कोई उसको करोड़ रुपया दे दे, कोई 1 रुपया भी ना दे, वो फिर बंदा गिला भी नहीं करता। देखिए मैंने तकरीबन कोई मोर देन 500 सोशल प्रोग्राम्स किए होंगे, बहुत ज्यादा है। मैं हैरान हो गया उससे, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, एक बंदा भी सर उसमें यार मैं कैलकुलेशन की थी पैसे रख सर, लेकिन उसमें 1 अरब तो ज्यादा पैसे ने जिहड़े लोगों को, आम जनता तो अफेक्टेड पर्सन तक। मैं बात यही बता रहा हूँ, उनमें से एक बंदा भी हमारे अगेंस्ट ये नहीं कह सकता कि इन लोगों ने हमारे पैसे खा लिए हैं या डेली पाकिस्तान पैसे, तो डेली पाकिस्तान का किरदार ही नहीं। डेली पाकिस्तान ने दे दिया नंबर, भाई आप देख लें, अगर आपको समझ आती है तो आप दे दें। तो आप ये बाकी प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके इतने ज्यादा इफेक्टिव सामने आते हैं, जो आके कहते हैं जी वो हमें तो 50 लाख मिला था, हमें 5 लाख मिल गए। तो ये जितने भी दिहाड़ीबाज बैठे हैं ना, ये दुनिया तो अपनी खराब कर बैठे हैं, ये आखिरत में भी इनकी पूछताछ होनी है और होनी है, और इन्हीं की आहें लगनी है, वो लग रही हैं। अब आप देखें टीवी शीवी खत्म हो गया, तो ये नीयतों के भाग हैं, और जिसकी नीयत साफ है वो चलता रहेगा। आपको जिंदगी में कोई ऐसा अपना क्लाइंट, कहूंगा मैं वर्ड क्लाइंट यूज करूंगा, जिसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया हो और जिसकी जिंदगी चेंज हुई हो, उसके बाद आपको बड़ी मजे की रोमांटिक किस्म की नींद आई हो, कोई ऐसा वाकया? अच्छा, बड़े लोग हैं इस तरह के, लेकिन मैं ऐसा जिना कहीं यार मतलब किसी का नाम लूंगा तो ऐसे वो फिर सेल्फ वैसे कोई है, काफी लोग हैं। अच्छा, हाँ, नींद आती बड़ी मजा। हाँ, बाहर जो दुआएं देने पुत्र, अच्छा लगता है, गले ला के चुम दे। आप वो भी मेरा नहीं है, मेरा लगता है उसमें कोई अच्छा अमल दखल, वो अल्लाह ताला का करम है कि वो क्लिक हो गया बंदा, हम तो वसीला बन गए। तो हैं काफी लोग हैं, मजा आता। हाँ, अच्छा मजा आता है। जिंदगी में कभी ऐसे लगा कि जिंदगी रुक जाएगी, ये हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा? नहीं, मैं बड़ा पुरुमीद हूं, और फोबियाज या ऐसे डर खौफ पता नहीं की होना है, मैनू लगदा सी इंज होएगा, तो हो जांदा। नहीं, फोबियाज नहीं ऐसे कभी हुए। मैं बड़ा मतलब अंधेरे में से भी रोशनी की किरण एक मिल जाए तो उसको फॉलो करने वाला जुगनू, माशाल्लाह, पॉजिटिविटी। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं, अल्लाह ना करे कुछ भी खत्म हो गया ना, मैं जीरो पे भी दोबारा चला गया। मैंने स्टार्ट ही जीरो से लिया था, तो मैं दोबारा, अल्लाह सोने में फिर कहना, हाँ मैं दोबारा कर लूंगा। मुझे आज भी अगर एक किसी चटाई पर पंखे के आगे लेटना पड़ेगा, मैं लेट जाऊंगा, क्योंकि मैं वहां से आया हूँ। मैंने ये तो प्रॉब्लम उसको हो ना जिसने देखा ना हो, जिसने देखा ही नहीं है, ये उसके लिए एक नई चीज होगी। तो मेरे लिए शायद अगर मैं दोबारा जीरो से अब स्टार्ट करता हूँ ना, तो मेरे लिए उसको करना ज्यादा आसान होगा। तो जो सेल्फ मेड बंदा होता है, वो मुझे लगता है वो जिंदगी में कहीं पर भी उसको फेंक देना, वो अपना रास्ता कुछ ना कुछ बना ही लेता है, क्योंकि उसने बनाया होता है, तो उसके लिए दूसरी दफा बनाना ज्यादा आसान होता है। अच्छा उस्ताद जी, मैं उनका नाम लैन लगा दोस्तां दे, आपने उनके बारे में राय देनी है अपनी, वैसे जरा सही। सुहेल वड़ाई साहब, सुहेल वड़ाई साहब बड़े आजिज, हम्बल, और मैंने ये समझता हूँ बड़े आजिज आदमी, मिटे हुए है ना, मिटे हुए। अमीन हफीज साहब, अमीन हफीज साहब जो हैं वो बुजुर्गों के यासिर शामी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े अमीन भाई दी, बड़े अच्छे, उनका बेटा, वो खुद, उनकी फैमिली बहुत अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फिर वो अपने तौफीक भट्ट साहब, तो मैं उनके बारे में ये बात कहता हूँ यार, मैंने बड़े चंगे लगते हैं, इंतहाई जज्बाती आदमी। अच्छा, जज्बात से भरपूर आदमी यार, वो लगता है कि वो मेला लाया उन्होंने जिंदगी दे विच। मतलब आप देखें ना, वो, मैं तो उनके बारे में कहता हूँ कि जिंदगी तौफीक भट्ट साहब जी रहे हैं। हाँ, बाकी बीच पे जा रहे हैं, मुख्तसर कपड़े, बच्चियां इर्द गिर्द जो है वो पैंटियां पहनी हुई है उन्होंने, बीच में बैठ के शलवार कमीज पहनी हुई है, ऐनक लगाई हुई है, दूरों लग रहा है जीपा दी दौड़ लगी तो गाना सुन रहे हैं। आप ही जिते ने, कल जिते ने, सारी जीपा पीछे रह गई हैं, कल जिते ने, जिंदगी वो जी रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे आ। लेकिन जिन्होंने कालम लिखते हैं ना, उन्होंने कलम दी जिहड़ी तलवार है चलती है ना, वो लफ्जों के निश्तर ऐसे ऐसे जुमलों में लगा देते हैं। उस्ताद भी है ना, एक टीचर भी है, तो उनके अंदर एक इस्लाह का, जो मैं ये समझता हूँ एक अंदर होता है ना इंसान के, कि यार मैं इस्लाह भी करूँ, तो वो इस्लाह भी होती है और तंज भी होता है। तो भट्ट साहब से बड़ा कुछ हम सीखते भी हैं। भट्ट साहब बड़े प्यारे, भट्ट साहब अच्छे आदमी, फैमिली ओरिएंटेड, बहुत सच्चे और समझे मजेदार बंदे, मजेदार आदमी। मेरा तो उनकी फैमिली के साथ भी अच्छा ताल्लुक है, बड़े अच्छे आदमी, बड़े अच्छे।
अच्छा यासर भाई मैंने याद दसो अमानुल्लाह खान साहब वाला जनरल सीकर उनके साथ भी आपने काम किए? वो तो फिर एक रूह थी ना, वो मजे की गल सी, वो तो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी थे वो। मेरा भी ख्याल कि उस कोई गल याद है खान साहब के नाल कोई? बट अहमद अली भट्ट साहब के साथ हद अदब प्रोग्राम 92 पे हम करते थे, उस्मान रजा साहब उसके डायरेक्टर थे। तो पहली दफा मैंने उनके सामने परफॉर्म किया तो वो मुझे कहते कि यार है ना रूदार है। अच्छा, तो मैंने उस्मान साहब को कहा ये रूदार क्या होता है, उस्मान रजा साहब से। तो उन्होंने कहा रूदार का मतलब होता है कि जो समझता है बात को, चीज को, मजाक को। तो ये मेरे लिए एक बड़ा एजाज था। तो दूसरी बात यह है कि वो जितने बड़े कॉमेडियन है ना, मुझे लगता है वो कॉमेडियन छोटे हैं, वो एक बहुत बड़े इंसान थे। और इंसान बड़ा होना जो है ना वो बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बात है। और वो बहुत बड़ी बात, जूनियर्स को मतलब प्रमोट करना, उनको आगे आने देना, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद मतलब तारिक टैडी जैसे लोगों को या दूसरे लोगों को वो बड़े लोग कैसे बने, उन्होंने अपने आप पर जुगतें करवाई उनको और वो बड़े हो गए। तो देखे असल में फिर बड़ा कौन है जिसने उनको बड़ा किया, तो वो एक यूनिवर्सिटी। सुहेल अहमद साहब वो भी अपने काम के पूरे अमिताभ बच्चन है, पूरे अमिताभ बच्चन है, बड़े बंदे। और उन्होंने डिग्निटी के साथ काम किया, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, एहतराम, अदब, रोब के साथ किया, दबदबा भी। और जब उन्हें लगा कि ये काम ठीक नहीं है या इसमें वल्गैरिटी आ गई है या बुरा होना जा रहा है, तो उसके बाद उन्होंने उनको नहीं कहा तुम सब गलत हो, शेर बब्बर टाइप बंदे, तो वो खुद ही साइड पर हो गए, चुप करके खुद ही पीछे हो गए। बात लोग होते हैं ना लड़ना शुरू कर देते हैं, यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा नहीं यार उन्हें मेरी जगह नहीं गए थे, वो निकल गए साइड पर। शेर साहब दा जिक्र होंदे अल्लाह जिंदगी से दे, आफ्ताब इकबाल साहब जी जी जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। आफ्ताब साहब भी एक अच्छे इंसान है। देखें ये जो भी है, हम जो थिएटर है, थिएटर को नेशनलाइज जिस बंदे ने किया है ना, वो मीडिया पे वो आफ्ताब यार बड़ा कारनामा है, नेशनलाइज करना बड़ी बात है। और फिर दूसरी बात है उसने जो है वो थिएटर या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। आफ्ताब इकबाल ने इन लोगों को नेशनलाइज किया, और पहले ये पंजाब की हद तक जाने जाते थे, अब इनको सिंध में मौजूद किसी अंदरूने सिंध जाम शुरू की गली का बच्चा भी जानता है। फिर उन्होंने इनको बताया कि हाउ टू टॉक, हाउ टू डिलीवर। तो इनमें से बड़े जो लोग हैं वो उनकी इज्जत करते भी हैं और करनी भी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने जो है इनको एक नए मीडियम से रोशनास करवाया। राना सनाउल्लाह साहब जब प्रिजन में थे तो हर तरफ से ये था कि जनाब पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो गया, ये निकल आया गाड़ी से, ये हो गया। यार वाहिद बंदा था यासिर शामी जो उनके घर जाके भाभी के साथ आपने इंटरव्यू किया, तो मैं बड़ा हैरान था। मैं कहा यार सारी दुनिया खिलाफ हुई राणा साहब दे खिलाफ, हर कोई सी, हर एवरीवन सर, जब राणा एस्टैब्लिशमेंट एवरीवन राणा साहब, लेकिन आप उनके वो भाभी अल्लाह जिंदगी से दे, वो मैं वैसे बड़ा इंप्रेस हूँ दोनों मियाँ बीवी से, अल्लाह ताला ने जिंदगी दे। क्या बात है यार, इतने मुश्किल टाइम में इस्तकामत अली साथ मैंने बड़ा सीखा वो आपके उस इंटरव्यू से। मैं ये बताता हूँ कि ये जब इन पे केस बना राना सनाउल्लाह साहब पे कि वो हीरोइन बरामद हो गई और वो, तो मैंने उनकी बेगम का एक जेल के बाहर शहरियार उनका दामाद है उसके साथ एक इंटरव्यू देखा, तो मैंने कहा नहीं यार इनके साथ ज्यादती हुई है। तो मैंने उस वक्त इनका इंटरव्यू किया यार, जब कोई भी नहीं कर रहा था, जब मुझे, क्योंकि मुझे पता था ये गलत हुआ। फिर वो अकबर नासिर साहब सेफ सिटी में होते थे, वो उन्होंने फुटेजेस दी और जिससे ये सारा साबित हो गया कि इनके गाड़ी से हेरोइन बरामद नहीं हुई। तो फिर उसके बाद जो है अब वो आईजी इस्लामाबाद भी बने, मेरा उनसे भी बड़ा अच्छा बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है। तो मैंने उस वक्त में इनके लिए आवाज बुलंद की, तो वो नबीला उनका नाम है भाभी का ना, जो राना साहब की बेगम है, बिल्कुल हमारी तो यार वो बड़ी बच्चों की तरह प्यार करती कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं है, कभी बड़ी जीदार खातून है। तो लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगा, अच्छा वो अच्छी फील आई थी यार कि यार कितना यार एक उनके साथ फिर वो शफीक भाई एक फैमिली टर्म्स बन गए, तो बड़े अच्छे लोग हैं वो। लेकिन वो क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब पे बोगस केस था और वो देखें उसमें से अल्लाह ने उनको सुरखरू भी किया। उनसे आप सियासी इख्तलाफात कर सकते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ये उल्टे सीधे अगर वो काम करते हैं तो आप इस पे इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी बंदे को इस तरीके से उठा दें, उसके बाद उनको सजाए मौत हो जानी थी, ठीक है। और जिस तरीके से फिर उनकी बेगम खड़ी रही है साथ, बड़ी बात तो वो मुझे अक्सर ये फोन करके या बात जब भी हमारी होती है तो वो कहती है तुमने
मेरा इंटरव्यू तब किया था जब मेरा कोई वो इंटरव्यू कोई नहीं कर रहा सी यार, मैं बहुत हैरान हुआ था, जिंदगी में हैरान हुआ। तो ये मेरे पे ना आप हैरान हो, ये क्रेडिट भी शामी साहब को जाता है। अच्छा वो शामी साहब इंटरव्यू लगा दिया। अच्छा मतलब उस्मान साहब उस जमाने में, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, उन्होंने कहा नहीं यार एक चीज गलत है तो लगना चाहिए उस जमाने तो मैं तो ये अगर भाभी इंटरव्यू दे रही हैं तो ये शामी साहब का शुक्रिया अदा करें आप। बड़ी बात है यार, तो ये बड़ी बात। अच्छा, फरदौस आपा से भी आपके काफी, हाँ उन्होंने तो मुझे बेटा बनाया, वो बड़ा प्यार है उनका, बड़ी अच्छी खातून है वो भी। तो ये सियासी जो सियासत में लोग हैं, इनकी जब पर्सनली आप फैमिलीज में जाते हैं या इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि ये शायद शुगर कोटेड पर्सनालिटी बाहर आवाम के सामने होती है, घर में कुछ और इस तरह की फील आती है? मुझे ये लगता है कुछ ओरिजिनल भी होते हैं, कोई मेकअप तो बगैर भी होते हैं, लेकिन सियासतदान जो होते हैं ना, मुझे लगता है कि ये ज्यादा हंसना चाहते हैं, इनकी भी जिंदगी बड़ी डिप्रेशन में होती है। एक पुलिस ऑफिसर अच्छा और एक सियासतदान, ये डिप्रेस लाइफ गुजारते हैं। देखें पुलिस ऑफिसर ने क्या करना है, डकैती हो गई, आज कत्ल हो गया, खून, बच्चों के साथ अगवा, जिना हो गया, मतलब आप देखें सारा दिन अगर आप सुनते रहें, उनकी तफ्तीश करते रहें, फिर उनको डिग आउट करना है, फिर आपके सामने वो मुल्जिम आता है जिसकी आपने गुफ्तगू पिछले दिन सुनी होती है, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये लोग अंदर से ज्यादा हंसना चाहते हैं। इसी तरीके से सियासतदान आप देख लें, अच्छा इन पे केसेस बने हुए नैब के, करप्शन के, उल्टे सीधे इनके भी मामला चल रहे हैं। तो ये लोग ज्यादा जिंदगी जीना चाहते हैं। तो जब हम इनसे ज्यादा पर्सनल गुफ्तगू करते हैं ना, तो वो अंदर से खिलकर निकलता है क्या एंटरटेनमेंट। तो ये सियासतदान, खासतौर पर डॉक्टर फिरदौस आशिक इमाम साहब, तो वो उनके साथ तो इंटरव्यू मेरे बड़े मजे के होते हैं, बड़े मजे के। बड़ी शहजादी खातून है। मैं ये कहता हूँ कि वो खातून हो गए मर्द है, मर्द है वो। सही बात है। अच्छा, बहुत भारी हाथ है उनका। एक दफा उन्होंने मेरे ऊपर यूं हाथ रखा था, उदों दी मैनू अल्लाह दी कसम चुक पई। अच्छा चुक। हाँ, सवाल ये यासिर भाई, क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कुछ मजहबी शख्सियात के भी इंटरव्यू किए, नासिर मदनी साहब हैं, कवि साहब हैं, मुफ्ती कवि साहब, इस तरह के लोगों के भी आपने शख्सियात के आपने इंटरव्यू किए। क्या पर्सनल लाइफ के अंदर ये भी हंसना चाहते हैं, हंसाना चाहते हैं? मदनी साहब हंसते हैं। पर्सनल लाइफ में तो खैर मैं किसी की भी बात नहीं करता, लेकिन ये है कि हंसना चाहते हैं, हंसाते हैं, सारे हंसना चाहते हैं। हाँ, शहजादे हैं ये। अच्छा, और सारे शहजादे हैं ये, जेड़ा वो पंजाबी में कहते हैं जेड़ा पुटो लाल है। अच्छा, सारे अंदरों हाँसा भाई? हाँ सारे। देखिए मजाक तो किसी की मिरास नहीं है ना, वो तो किसी पर भी आ सकता है। अच्छा, ये अंदरों सारे इंसान ही हंसना चाहते हैं, सारे सब हंसना। ये खासतौर पर उलमा हज़रात ज्यादा हंसना चाहते हैं। तो हर बंदे का हक है यार हंसना, हंसाना। तो ये थोड़ी कोई आलम दीन है तो वो मुस्कुरा नहीं सकता, बल्कि मुस्कुराना, हंसना तो सुन्नत है। तो देखा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लंबी बातें हो गई, सवाल मैंने बहुत सारे सोचे हुए थे और मजीद फिर आ जाएंगे, फिर कोई किसी ने अगवा करना आपको। डन हो गया इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।